नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बचपन पाठ पढ़ेंगे। उसके लेखिका का नाम है कृष्णा सोपती। यह पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण किसे कहते हैं? स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित किसी लेख या ग्रंथ को संस्मरण कहते हैं। हमारी पुरानी यादें जो होती है, कोई अच्छी यादें, उसको हम उसको याद करते हुए उसको हम लिखते हैं, तो उसको संस्मरण कहते हैं। अब जो कृष्णा सोपती है उनका जीवन परिचय देखेंगे। कृष्णा सोपती का जन्म गुजरात में 18 फरवरी 1925 को हुआ था। भारत के विभाजन के बाद गुजरात का वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। विभाजन के बाद वे दिल्ली में आकर बस गई और तब से यहीं रहकर साहित्य सेवा कर रही है। उन्हें 1980 में जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1996 में उन्हें साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया, जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। 2017 में इन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका निधन 25 जनवरी 2019 को एक लंबी बीमारी के बाद सुबह 8:30 बजे एक निजी अस्पताल में हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कहानी संग्रह है बादलों के घेरे। उनकी कुछ लंबी कहानियां हैं। उपन्यासिका है डार के बिछड़ू, मित्रों मरजानी, यारों के यार, 3 पहाड़, ए लड़की, जैनी मेहरबान सिंह। उनके उपन्यास है सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। उनके कुछ विचार संवाद संस्मरण है हम हसमत, सोपती एक सोहबत, शब्दों के आलोक में, सोपती वेद संवाद, मुक्तिबोध एक व्यक्तित्व, सही की तलाश में, लेखक का जनतंत्र, मार्फत दिल्ली, यात्रा आख्यान है बुद्ध का कमंडल लद्दाख। अब हम पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे। बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। लेखिका कहती है कि मैं आपको मेरे बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हो, तुम्हारी नानी भी हो सकती हो, बड़ी बुआ भी हो सकती हो और बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। तो लेखिका कह रही है, हमें बच्चों को कह रही है कि मैं आपकी दादी हो सकती हूँ, नानी हो सकती हूँ, बुआ हो सकती हूँ, मौसी हो सकती हूँ। मेरी उम्र इतनी हो गई है और मुझे परिवार में सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। तो वह कहती है कि मुझे आजकल बड़ा महसूस हो रहा है कि मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। मेरी जो उम्र है वो बढ़ गई है और मुझे जो है सयाना महसूस हो रहा है, समझदार महसूस हो रहा है। और मेरे जो पहनने का ढंग था, ओढ़ने का ढंग था, उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही थी। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। तो पहले मुझे रंग बिरंगी पहनना पसंद था, लेकिन आजकल मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सफ़ेद पहनना चाहिए। गहरे नहीं, हल्के रंग का। सफ़ेद भी कौन सा? हल्के रंग का। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। तो मैंने पिछले दशकों में अनेक प्रकार की वेशभूषा की है, पोशाकें पहनी है। पहले मैं फ्रॉक,
फिर निकर वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो वो बचपन से लेकर अब तक उन्होंने जो जो कपड़े पहने उनके बारे में उन्होंने बताया है। पहले वो फ्रॉक पहनती थी, फिर निकर वाकर पहनती थी, फिर स्कर्ट पहनने लगी, फिर लहंगे पहनने लगी, फिर गरारे पहनने लगी, अब वो चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती है। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। तो लेखिका कहती है कि मैं जब छोटी थी तो उस समय के जो मैं फ्रॉक पहनती थी वो मुझे आज भी याद है। हल्की नीली पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कप, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनौटा वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल झालर। तो बचपन में उन्होंने जो फ्रॉक पहना है उसके बारे में लेखिका बताती है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। तो उन दिनों फ्रॉक पहनते थे और फ्रॉक को ऊपर एक जेब होती थी और जेब में बच्चे रुमाल रखते थे और अपने बालों में रंग बिरंगे रिबन बांधते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। मुझे उस समय में जो जुराबे पहनती थी, मोजे पहनती थी, सॉक्स पहनती थी, स्टॉकिंग पहनती थी, वो आज भी मुझे याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। तो बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते, इसकी सख्त मनाही थी। तो हमारे जो मोजे थे वो हमें खुद धोने पड़ते थे और हमारे घर में नौकर नौकरानी थी लेकिन उनको हम नहीं दे सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। निषेध किया था, न करने का आदेश दिया था। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। तो हम बच्चे क्या करते, इतवार संडे को प्रातः सुबह इसी में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश कर चमकाते थे। तो हम इतवार की सुबह अपने सॉक्स मोजे धोते थे और अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। तो हम क्या करते थे, जूतों को कपड़े से या ब्रश से रगड़ते थे तो उसकी जो पॉलिश है वो चमक उठती थी। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। और लेखिका कहती है कि मुझे बचपन से लेकर आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ गए। तो लेखिका कहती है कि आजकल अनेक प्रकार के शूज आ गए हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। और ये जो नए नए प्रकार के जो शूज आए हुए हैं, जूते आए हुए हैं, आज वो आराम देने वाले भी है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। तो उस समय ऐसे जूते थे कि जैसे जूते हमें नए जूते मिलते थे तो हमें उसके साथ इलाज करना, छालों का इलाज करना शुरू हो जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। तो लेखिका कहती है कि जब कभी हम नए जूते पहनते थे और लंबी सैर के लिए जाते थे तो रुई का पास अपने जेब में रखते थे और जैसे ही जूता काटेगा, जूता लगने लगेगा तो वो जो रुई है वो जूते के अंदर जहाँ पे काट रही हुआ। और लेखिका कहती है कि आपके बचपन में और मेरे बचपन में बहुत फर्क हो चुका है, बहुत अंतर आ चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल या कस्टर्ड ऑयल, अरंडी का तेल पीना पड़ता था। तो लेखिका कहती है कि हमें हर शनिवार जो है, शनिवार को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल, जैतून का तेल या अरंडी का तेल पीना पड़ता था। यह मुश्किल काम था, यह हमारे लिए बहुत मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। तो जैसे शनिवार आता तो हमें उसकी औषध पीना पड़ता था, इसलिए उसकी नाक में गंध आने लगती थी।
छोटे शीशी के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े थे, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। और छोटा गिलास था, उस पर कुछ जितनी खुराक लेना है उसके निशान थे, और उसको देखते ही उल्टी होने का जी करता था, मितली होने लगती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवार की दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो लेखिका कहती है कि मुझे लगता है कि उस समय हमने वो दवा नहीं पी होती तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, तबीयत तो वैसी भी ठीक थी। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। तो लेखिका कहती है कि मैं आपको बताऊंगी कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो गई है, और हम दिलचस्पियाँ, आपके बचपन की रुचियाँ, आपका इंटरेस्ट और हमारे इंटरेस्ट में, दिलचस्पियाँ, रुचियों में बहुत बदलाव हो चुका है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। तो उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन, रेडियो, ग्रामोफोन थे, उन दिनों ग्रामोफोन थे, रेडियो या टेलीविजन नहीं था। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई। तो हमारे बचपन में हम कुल्फी खाते थे, आजकल वो आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा पैटिस में बदल गया है, पहले कचौड़ी समोसा ही मिलता था, आजकल पैटिस में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक फेक्सी में बदल गए हैं। पहले शहतूत, फालसे, खसखस का शरबत मिलता था, आज कोक और पेप्सी मिलती है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। तो उन दिनों कोक या पेप्सी नहीं मिलती थी, लेमनेड और विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेवी को रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री का मजा देने वाली होती। तो जो बच्चे शिमला में या नई दिल्ली में बच्चे बड़े होते हैं, वहाँ पर वो वेंगर्स में डेवी और रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री का मजा लेते हैं। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो हम जो भाई बहन थे उनमें से किसी एक की ड्यूटी लगती कि शिमला में जो मॉल था उससे ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, हमारा जो घर है शिमला मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, एक छोटी सी चढ़ाई थी और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर, और वहाँ से गिरजा मंदिर से एक उतराई उतरते और मॉल के पास पहुंच जाते। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री, चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। तो वहाँ पर जो कन्फेक्शनरी काउंटर था, वह दुकान जहाँ बिस्किट, नमकीन, मिठाई आदि सब मिलती हो, वहाँ पे वो पेस्ट्री, चॉकलेट, किसी भी बच्चे का मन लुभावनी चीज़ें थी, अच्छी लगने वाली चीज़ें थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। तो हमें सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन छूट थी कि चॉकलेट हम खरीद सकते हैं। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। तो लेखिका कहती है कि सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी। तो लेखिका कहती है कि मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती। घर आती थी और साइड बोर्ड पर मैं रख देती थी। रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा लेकर खाती थी। तो लेखिका कहती है कि मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी। अपने बेड पर आती थी, साइन बोर्ड पर चॉकलेट रखती थी और बिस्तर पर सो जाती थी और एक एक चॉकलेट लेती थी और मजे लेकर मैं खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, और शिमला का जो एक फल है काफल का, वो भी मुझे बहुत याद आता है। खट्टा मीठा, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भरा है। तो ये सोचकर ही मेरे मुंह में पानी भर आता है। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में, मूंगफली के दाने जो आग पर भुने जाते थे, चेस्टनट, वो भी गजब की चीज थी, और छिलके उतार कर मुंह में एक एक करके हम खाते थे। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है।
तो लेखिका कहती है कि उस समय भी चने गरम अनारदाने का चूर्ण की पुड़िया बनाकर लोग खाते थे, तो आज भी वो दिखाई देता है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। तो पुराने कागजों से, वो जो बेचने वाला आदमी है वो पुराने कागजों से केवल हाथ से ही उसको होशियारी से, चतुराई से वो पुड़िया बनाता है और उसमें मूंगफली डाल के देता है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए, चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना, एक समय था कि उस फिल्मों में भी उसका एक गाना था, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम। उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को याद था। तो उन दिनों ये जो गाना है हर बच्चे को याद था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। तो लेखिका कहती है कि बच्चे वो पुड़िया लेते थे, चने की पुड़िया लेते थे, उस पर कुछ मसाला जैसी चीज छिड़कवाते थे, बुरकवाते थे और पूरा गिरजा मैदान चलकर घूमकर चलते थे, तो वो पुड़िया हम खत्म हो जाती थी पूरे मैदान भर घूमने के बाद। तो एक एक कदम हम ऐसे चलते थे, एक एक दाना खाते थे, एक एक कदम चलते थे, एक एक दाना खाते थे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए। तो लेखिका कहती है कि बचपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है। लेखिका कहती है कि शिमला में हमने, शिमला के जो रिज है वहाँ पर बहुत मजे किए हैं। वहाँ पर घोड़ों की सवारी होती है, बच्चे घोड़ों पर बैठते हैं। तो शिमला में जो बच्चे रहते हैं उन्होंने कभी ना कभी घोड़ों की सवारी की होगी, मौका उनको मिल जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते। तो मैं और मेरे जो भाई बहन थे वे घोड़ों को कुछ कमतर, छोटा, ज्यादा छोटा, लघुतर समझते थे, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हुष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। तो ये कहती है कि हमारे ननिहाल के घोड़े जो है बहुत मोटे, ताजे, हट्टे कट्टे थे, खूबसूरत थे। शिमला के घोड़े जो है छोटे थे उसके तुलना में। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती, लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। तो शाम को हम क्या करते थे, रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर घूमते थे। सामने जाखू का पहाड़, बड़ा सा पहाड़ था, वहां पर एक बड़ी सी चर्च थी, उसमें जो घंटी बजती थी उसकी जो गूंज है दूर तक सुनाई देती थी और उसका जो संगीत निकलता था, ऐसा लगता था कि प्रभु यीशु स्वयं कुछ हमें कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है और शाम का समय है, सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। शाम का समय, शाम का दृश्य दिखाया हुआ है। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं, अंधेरा छाने लगा है और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। शाम के समय जो है बत्तियां टिमटिमाने लगी, लाइट लगने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल और वहां पर रौनक शोभा बढ़ जाती है। मॉल की दुकानों में भी लाइटिंग लगाई होती है, वो भी चमकने लगते हैं और वहां पे बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। तो लेखिका कहती है कि स्कैंडल जो पॉइंट है वहां पर ठीक सामने एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। वहां पे एक दुकान थी जिसके सामने शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था, एक प्रतिकृति बनाई हुई थी। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। तो वहां पर एक मॉडल बनाया हुआ था शिमला कालका ट्रेन का। पटरियां भी थी, छोटे छोटे डिब्बे थे और स्टेशन बनाया था, सिग्नल बनाया था, थोड़ी थोड़ी दूर में सुरंगें बनाई थी।
पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी और हमारे समय में पिछली शताब्दी में तेज रफ्तार वाली, तेज चलने वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते, तो हमें कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलता था। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते थे। तो हम छोटे थे, तो जब एरोप्लेन ऊपर से जाता था, उसकी आवाज आती थी, तो बहुत सारे बच्चे बाहर निकलते थे और उस एरोप्लेन को देखते थे, जहाज को, हवाई जहाज को देखते थे। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, तो ऐसा लगता था कि भारी भरकम पक्षी जो है अपने पंख फैलाकर उड़ता हुआ जा रहा है, ये देखो, और गायब। तो वो दिखाई देता था और तुरंत गायब हो जाता था। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। तो गाड़ी का जो मॉडल था उसके साथ ही एक दुकान थी जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। लेखिका कहती कि मैं उस दुकान को कभी भूल नहीं सकती। वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। तो लेखिका कहती है कि वहां पर मेरा पहला चश्मा बना था और उस दुकान में आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। मुझे शुरू में चश्मा लगाना बहुत अटपटा लग रहा था, जो अच्छा नहीं लग रहा था। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, जो भी लोग छोटे बड़े लोग होते वो मुझे कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, कुछ कष्ट है, कुछ समस्या है, इस उम्र में ऐनक, इस उम्र में तुम्हें चश्मा लग गया, ऐनक लग गई, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था कि कुछ दिन तुम ऐनक पहनो तो ये निकल जाएगा, उतर जाएगी, तो वही मैं सभी लोगों को कहती थी कि कुछ दिन पहनूंगी और ये ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, मुझे पूरा भरोसा दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा, नंबर जो है उसका कम होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? तो मैं अपने आप हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? तो लेखिका कहती है कि आप दिन में काम नहीं करेंगे और रात को टेबल लैंप के सहारे काम करेंगे तो इसके अलावा चश्मा तो लगेगा ही। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। तो मैंने जब पहली बार चश्मा पहना तो मेरा एक चचेरा भाई है, उसने मुझे छेड़ा और कहा, देखो तुम कैसी लगती हो। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो मेरा चचेरा भाई मुझे छेड़ते हुए कहता है, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची, मुझे गुस्सा आया, क्रोध आया कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा न लगा, मुझे शेर अच्छा लगा। मुझे गुस्सा भी आया था लेकिन शेर अच्छा लगा। शेर कविता की पंक्तियां। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। तो वह जब सभी लोग चाय पीकर चले गए तो मैं आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, तो मैंने कई बार अपने को देखा। ऐनक उतारी, ऐनक चढ़ा कर देखती थी, उतार के देखती थी, चढ़ा के देखती थी, उतार के देखती थी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। मैं अपना चश्मा पहन के देखती रही, उतार के देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हा, और मैं हंसने लगी। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतार कर सिर पर रखा। तो मैंने अपने छोटे भाई का जो टोपी है सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, कुछ विचित्र लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। कुछ अच्छा भी लगा और कुछ मजाकिया भी लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। तब की बात थी कि चश्मा अच्छा नहीं लग रहा था, अब चेहरे के साथ घुल मिल गया है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। अब वो चेहरे के साथ जो है घुल मिल गया है। यदि मैं चश्मा न पहनूं तो अच्छी नहीं लगती। याद आ गया वो टोपा, तो मुझे वो टोपा आज भी याद आ रहा है। काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। मैंने जो वो टोपा पहना था, वो जो चश्मा पहना था और वो जो लंगूर की सूरत थी, वो मुझे आज भी याद आ रही है। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। इन दिनों मैं शिमला में जब जाती हूँ तो टोपी पहनना मुझे अच्छा लगता है।
मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। तो लेखिका कहती है कि मैंने कई रंग की टोपियां जमा करके रखी है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियां। तो वह कहती है कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, इससे तो अच्छा सहज स्वाभाविक सुविधाजनक आरामदायक हिमाचली टोपियां, जो हिमाचल प्रदेश में जो टोपियां पहनते हैं वह हिमाचली टोपी पहनना मुझे अच्छा लगता है। धन्यवाद।